चलो, एक्सरसाइज 4.3 का द्विघात समीकरण चैप्टर में जो सवाल बचा हुआ है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, शब्द समस्या है तुम्हारा, लगभग टोटल क्वेश्चन 4.3 का जो बचा हुआ है सब वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, बशर्ते छात्रों को क्या चाहिए इसमें कि इसमें जो कंडीशन है, जो स्थिति बना हुआ है उससे हमें समीकरण प्राप्त कर लें। और समीकरण जब तुमको प्राप्त हो जाएगा तो फिर तुम वर्ड प्रॉब्लम को लगभग सारा सवाल जो है वह गुणनखंड विधि से हल कर देना है। ठीक है ना। देखो, आज का जो यह सेशन है मेरा, खास करके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग प्रत्येक साल यही वर्ड प्रॉब्लम जो आज हम बताएंगे, यही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बीच में हम बताएंगे भी कि कौन कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो बताना है कि रहमान की आयु क्या है। एक व्यक्ति है, उसकी आयु को तुम क्या मान लोगे? x। स्टार्ट करना है यही से, ठीक है। तो यहाँ हम मानेंगे कि माना कि रहमान का वर्तमान आयु, रहमान का वर्तमान आयु जो है वो तुम्हारा x वर्ष है, बराबर x वर्ष। अब इसमें हमको कंडीशन क्या चल रहा है उसको तुम प्रश्न से, उसी से तुम समीकरण प्राप्त कर लो। जिसको ये समीकरण प्राप्त करने के लिए आ जाएगा, समझ जाओ उसके लिए कोई भी सवाल जो होता है वह कठिन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों में कि उसको वर्ड प्रॉब्लम देख करके पहले से डर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कैलकुलेशन एक अलग बीमारी है और वर्ड प्रॉब्लम से तुमको समीकरण प्राप्त करना ये अलग कंडीशन है। दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग चल रहा है। तो यहाँ देखो क्या करना है कि जिस कंडीशन में, जिस शर्त पर हिसाब है उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है। देखो, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है माइनस में जाएगा एज, है ना। और पश्चात का मतलब होता है बाद, इसका मतलब वो प्लस। जैसे अभी तुम्हारा उम्र अगर 15 वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा? 3 साल माइनस होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व के लिए हमें व्यंजक क्या प्राप्त हो रहा है? x-3 और उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? p/q को q/p में बदलना, ठीक है ना। तो अगर x-3 लिखते हैं तो बटे में क्या चल रहा है? 1, तो उसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? 1/x-3, ये हो जाएगा 1/x-3। अब उसका योग करना है किसके साथ? तो प्लस 5 वर्ष पश्चात क्या होगा? x + 5 होगा और इसका भी व्युत्क्रम 1/ हो जाएगा ये। अब इसी दोनों का योग जो है 1/3 है। अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पर जो मैंने ये चीज़ लिखा है इसी को समझना है कि मेरे पास जो ये व्यंजक प्राप्त हुआ है, ठीक है। जिसको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि हम ये चीज़ लिख सकते हैं तो समझ जाओ उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सवाल तो तुम मेरा पिछला वीडियो देख लेना, लगभग 2.5-3 घंटा का वीडियो है, उसको तुम देखते रहना। वहाँ से ही तुम स्टार्ट करना, तब इस वीडियो को देखना, तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि इससे ज़्यादा कठिन सवाल को मैंने हल किया है। अब इसको हल करो, क्या होगा हल? तो देखो इसका हल होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा x-3 × x + 5। अगर हम x-3 से भाग देते हैं तो x-3 कैंसिल होगा, तो x + 5 × 1, ये तुम्हारा x + 5 होगा। होल में कब रखते हैं? जब यहाँ पर माइनस आता है तब। यहाँ प्लस है तो इसका मतलब होल से कोई फायदा नहीं होगा।
अब x प्लस 5 कैंसिल, तो x माइनस 3 इंटू 1 एक्स माइनस 3 होगा बराबर 1/3 हो जाएगा। इसको बढ़ाओ आगे, क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x और प्लस 5 में 3 घटेगा 2, और इसको सर्व समीकरण से गुना करने के लिए तुमको बताया गया है। तो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, समान पद का स्क्वायर, और समान पद चिन्ह बताएगा कि वह जुटेगा घटेगा, तो विजातीय चिन्ह है तो ये घटेगा, प्लस 5 में 3 घटा 2x, और दोनों का गुणनफल तो माइनस 5 या 15 बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हल करना है इससे, है ना। तो हल कैसे होगा इसका, तो इसका हल हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो एक से जब हम गुना करेंगे तो यही रहेगा, द्विघात बहुपद है, अभी लेफ्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और बराबर राइट में 3 से गुना होगा तो यह लेफ्ट राइट हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, तब 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6। पूरा एलिमेंट को क्या करना है, लेफ्ट लाना है, सभी पदों को लेफ्ट लाओगे तब द्विघात समीकरण दिखेगा तुमको, है ना। तो इसको चिन्ह बदल कर लेफ्ट लाते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। अब ये हल होकर के क्या दे रहा है, मान बताओ, एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ माइनस 6x प्लस 2x है, तो यहाँ माइनस 4x होगा, और माइनस 6 माइनस 15 है तो माइनस 21 हो जाएगा, जुट जाएगा बराबर 0। अब इसका तुम डिवाइड कर लो, ठीक है, माइनस 4 का डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, चूँकि सी का चिन्ह माइनस है तो डिवाइड कहाँ से होगा, मध्य पद से बड़ा पद लेकर चिन्ह विजातीय होगा। ठीक है, तो 7 और 3 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस में 7x और विजातीय चिन्ह प्लस में 3x और माइनस 21 आ रहा है, उतर रहा है। अब इसमें तुम कॉमन ले लो आराम से, x कॉमन आएगा, x माइनस 7 और प्लस 3 कॉमन आएगा, x माइनस 7 इजकल टू 0। अब ये फैक्टर फॉर्म में फिर कॉमन आ जाएगा, ये देखो समान है ना, x माइनस 7, तो x माइनस 7 कॉमन आया, बचा x प्लस 3 इजकल टू 0। इफ में तुम्हारा क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इजकल टू 0, और अगेन इफ में क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगेन इफ, पुनः यदि, ठीक है, x प्लस 3 इजकल टू 0। समझ में आ रहा है, चलो माइनस 7 राइट जाएगा तो इसलिए x इजकल टू प्लस में 7 आ जाएगा, और यहाँ पर इसलिए x बराबर प्लस 3 राइट जाएगा तो माइनस 3 होगा, और निगेटिव जो होगा यह चूँकि उम्र x चल रहा है इसलिए निगेटिव असंभव हो जाएगा, और 7 तुम्हारा प्लस में है तो ये संभव होगा। ठीक है, तो रिजेक्ट हो गया माइनस 3 तुम्हारा, तो x का मान 7 निकला, तो रहमान का वर्तमान आयु जो है वो 7 वर्ष, लास्ट में लिख देना है। अतः रहमान का वर्तमान आयु, रहमान का वर्तमान आयु बराबर कितना निकल गया, 7 वर्ष, ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है ये समीकरण प्राप्त करना। ठीक है, जिसको समीकरण नहीं आता है तो फिर बार बार क्वेश्चन को पढ़ो और ये क्षमता बनाओ, समझ गया ना, ये क्षमता बनाना है तुम्हें कि हम दिए गए शब्द समस्या से जिस कंडीशन में है उसको हम व्यंजक के तौर पर लिख सकें। अगर ऐसा नहीं लिख पाते हो तो संभव नहीं है तुमसे। ठीक है, उसके बाद अगर ये लिख पाता है तो जो ये लिख पाता है उसके लिए नीचे का जो कैलकुलेशन वो आसान है, समझ गया। अगर नीचे का कैलकुलेशन नहीं आता है तो स्टेप वाइज सीखो, इसको बिना सीखे नहीं होगा। इसका समीकरण को हल करने का जो जो नियम बोला जा रहा है, कहाँ सर्व समीकरण से गुना हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सारा एलिमेंट लेफ्ट जा रहा है, द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है, मध्य पद का बंटवारा हो रहा है, पुनः कॉमन में जा रहा है, समझ गया ना।
कॉमन से ही पैगन इफ हल करके संभव, पॉसिबल और इम्पॉसिबल को चेक कर लिया जाता है, और तब जा कर के भाषा जो है, शब्द समस्या जो भाषा में है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, उसके वर्तमान आयु को लिख देना है कितना निकल रहा है। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30, योग सिस्टम द्विघात समीकरण में। तो मैंने बताया था योग जब दिया है तो इसको दो पार्ट में बांटो, कि उसको मैथ में अगर x आ रहा है गणित में, तो अंग्रेजी में उसको योग माइनस x अंक आ रहा है, 30 माइनस x अंक आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा मैथ MTH का अंक हो गया, ये तुम्हारा ENG इंग्लिश का अंक हो गया। बस योग खर्च हो गया मानने में, और सेकेंड केस में जो कंडीशन बना होगा उससे समीकरण प्राप्त होगा, समीकरण को हल कर लो निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है योग को क्या करना है, खर्च करना है। तो योग को कैसे खर्च करेंगे, दो पार्ट में। तो शेफाली एक लड़की है, नाम है, गणित में कितना अंक आ रहा है और अंग्रेजी में कितना अंक आ रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा योग का सिस्टम। समझ गया ना। तो यहाँ पर हम हिसाब को स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं कि माना कि हल में लिखेंगे, माना कि शेफाली को गणित में प्राप्तांक बराबर x, इसलिए शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्तांक, यहाँ गणित के बदले क्या लिखना है, अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर 30 माइनस x। बाइनोमियल द्विपद है इसलिए होल में, ठीक है ना। इसलिए प्रश्न से 10। अब देखो एक पार्ट जो प्रश्न का है वो तुमको मानने में खर्च हो चुका है, कौन, योग। अब बात है कि जिस सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड केस से ही समीकरण प्राप्त होगा तुम्हें। बोल रहा है गणित में अगर 2 अंक अधिक मिला होता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो प्राप्त अंक होगा उनका गुणनफल 210 है। बस इसी को याद रखना है कि गणित में 2 अंक अधिक मिला होता तो समझ में आना चाहिए कि गणित में उसको x अंक मिला है, इसमें 2 अंक बढ़ा दो, x + 2 का व्यंजक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गणित में 2 अंक अधिक मिला होता तो x + 2, और अंग्रेजी में तुमको पता है 30 माइनस x, तो इसमें 3 अंक कम प्राप्त होते तो इसमें 3 माइनस कर दो, और दोनों का गुणनफल ये तुम्हारा गुना में आ गया, और दोनों का गुणनफल जो है प्राप्त अंकों का गुणनफल 210 है। ठीक है, तो देखो यही चीज़ तुमको मैं बता रहा था कि इसी चीज़ को जानना है तुम्हें मेनली, है ना। इसी चीज़ को जान करके रखना है हमें कि ये हमें समीकरण प्राप्त हो रहा है ना। व्यंजक हमको प्राप्त हो गया है लेफ्ट राइट का, है ना, केस 2 से। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको हल करना है। हल करोगे द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण के मध्य पद का बंटवारा करना है। अब यहाँ पर बताओ इसका कैलकुलेशन हल सॉल्व कैसे होगा। तो देखो x + 2 × 30 में 3 घटा तो 27 बचेगा माइनस x = 210। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि इसमें तुम माइनस कॉमन ले लो और वही माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस x + 2, और इसका चिन्ह बदल रहा है, इसमें कॉमन आया याद रखना इसमें, तो माइनस x प्लस बनकर आगे प्लस 27 माइनस 27 बन करके पीछे हो जाएगा बराबर 210। अब ये -1 छिपा है मान लो, तो ये गुना के फॉर्म है तो राइट जाएगा, बटे में -1 होगा और ये -210 कहलाएगा। अगले स्टेप में हम इस माइनस को छोड़ करके राइट में -210 लिख देंगे। अब देखो ये तुम्हारा एक सर्व समीका प्राप्त हुआ, फर्स्ट टर्म बराबर है, पहला एलिमेंट बराबर है, तो बराबर जो होता है उसका स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है। और असमान पद क्या हो रहा है, जुट रहा है या घट रहा है, तो चिन्ह बताएगा ना।
तो यहाँ पर 27 में 2 विजातीय चिन्ह है तो माइनस चिन्ह रहेगा, 27 में 2 घटेगा तो ये 25, और समान पद से गुना होता है 25x, फिर इसी असमान पद को गुना करो, प्लस माइनस माइनस 27 गुना 54 बराबर -210। यही मैं बता रहा था, यहाँ से ये माइनस बटे में माइनस एक गया है, -210। अब देखो कि -210 लेफ्ट आ रहा है, तो यहाँ पर x² माइनस 25x पर -54 और प्लस 210 बराबर 0 हो रहा है। अब यहाँ इसको हल करो, x² माइनस 25x और प्लस चिन्ह रहेगा, विजाती है तो घटेगा, चिन्ह बड़ा संख्या का, चिन्ह को थोड़ा देर छोड़ो और जो संख्या बड़ा हो उसका चिन्ह रखो। देखो जोड़ घटाव का नियम क्या बना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, चिन्ह को थोड़ा देर छोड़ दो, उसके बाद जो संख्या बड़ा दिखे उसका चिन्ह रखो, और एक जाति का चिन्ह है तो जोड़ लो, और 2 जाति विजातीय का चिन्ह हो तो वहाँ घटाव कर देना है। चलो 210 में 54 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ 0 बचा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ 2 में 1 जाएगा तो तुम्हारा 2 में 1 घट गया, बाकी बचा लिया था तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो प्लस 156। अब बताओ कि द्विघात समीकरण में मध्य पद का बंटवारा करो, x² और देखो c का चिन्ह यहाँ प्लस है, बंटवारा छोटा पद लेकर के होगा, और चिन्ह क्या होगा, एक जातीय होगा, तो यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा तुम्हारा माइनस। अब 156 पूरा करने के लिए 25 से छोटा एलिमेंट लेना है, तो 25 के सीधा आधा कर दो, पहले समझ गया, सीधा आधा पर आओ और उसको गुना करके देखो कि मेरा कंडीशन क्या चल रहा है, AC की ओर कितने नज़दीक में हम हैं। तो 25 का आधा, तो आधा का मतलब ऐसा नहीं पॉइंट में नहीं लेना है, जैसे 13-12 लेते हैं, ठीक है, तो 13 गुना 12 क्या हो जाता है, 156 हो जाता है, पूरा हो चुका है। तो माइनस में 13x माइनस में 12x और यहाँ पर प्लस 156 बराबर 0, यहाँ माइनस है, ठीक से 12x। अब तुम कॉमन ले लो, x कॉमन आएगा, x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन आएगा, चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस 13 बचेगा बराबर 0, यहाँ पर x माइनस 13 फिर कॉमन आ जाएगा, और बच रहा है बाहर में x माइनस 12, ये भी एक पार्ट गुणनखंड का होगा बराबर 0। यहाँ से ये पैगानिफ से हम लोग हल कर लेंगे, इफ x माइनस 13 बराबर 0, और अगेन इफ पुनः यदि यहाँ पर x माइनस 12 बराबर 0 लिखते हैं, है ना, इसलिए x बराबर तुम्हारा 13 हो गया, और यहाँ से मान आया x बराबर -12 प्लस 12 हुआ। ये भी संभव है और ये भी संभव है, क्योंकि पॉजिटिव जो मान है ये बता रहा है गणित में उसको 13 अंक आ रहा है, यहाँ बता रहा है गणित में उसको 12 अंक आ रहा है, ये पॉसिबल है, दोनों संभव हो गया। अब बात आता है कि अब आंसर होगा क्या, तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अगर हम गणित में 13 अंक देते हैं तो अंग्रेजी में 30 में से 13 घटेगा तो क्या बचेगा तुम्हारा, 17 बचेगा, ठीक है। तो आंसर हम शो करेंगे इसको इस तरह से, लास्ट में इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कि अतः शेफाली को गणित में प्राप्तांक बराबर 13, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर, घटा लो, 30 में से 13 घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, 17, और नीचे लिखना है पुनः यदि शेफाली को गणित में प्राप्तांक बराबर
प्राप्तांक लिखें बराबर 12, है ना। इसलिए अंग्रेजी में प्राप्तांक, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर क्या होगा, 30 में से 12 घटाओगे तो 18। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हुआ। मतलब 13 आएगा गणित में तो 17 अंक अंग्रेजी में, अगर गणित में 12 अंक आएगा तो 18 अंक अंग्रेजी में आएगा। ये 2 कंडीशन में आंसर आया है। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक आयताकार खेत है ना। यहाँ पर उसका विकर्ण किस पर डिपेंड है। देखो डिपेंडेंट वैल्यू क्या होता है, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण को किस पर डिपेंड किया गया है बताओ, छोटी भुजा पर। समझ गया, विकर्ण किस पर डिपेंड है, छोटी भुजा। तो जिस पर डिपेंड होगा उसी को मानना है। तो जैसे उसको मानोगे तो उसके केस में जो कंडीशन बना होगा, है ना, उस स्थिति में जो बना होगा 60 मीटर अधिक कर दोगे तो ये विकर्ण आ जाएगा। हम एक फिगर, एक आयताकार खेत का, यहाँ पर हम एक फिगर दे देते हैं आयताकार एक खेत का। मान लो कि ये आयताकार एक खेत है ना, और इसका विकर्ण, इसका एक विकर्ण हम खींच देते हैं। मान लो कि ये विकर्ण खींचा चला गया। अब यहाँ पर एक आयताकार खेत ABCD से निरूपित कर रहे हैं और इसका विकर्ण क्या हो गया, AC हो गया। अब यहाँ पर मानना है छोटी भुजा को, छोटी भुजा तुम्हारा BC x मीटर मान लिए। तो बताओ विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक, ये AC विकर्ण क्या हो गया, x + 60 होल मीटर। अब इसके बाद बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा क्या कह रहा है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब बड़ी भुजा ये भी हुआ तो छोटी भुजा से 30 अधिक, छोटी भुजा x है, इससे 30 मीटर अधिक है। अब इस फिगर में तुमको B पर समकोण, चूँकि आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो बताओ तुम्हारा लंब, आधार और कर्ण एक समकोण त्रिभुज में दिख रहा होगा। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेना है और x का माना जाएगा। अब यहाँ पर माना क्या गया उसको देखो, सबसे छोटी भुजा को माना गया है। तो यहाँ हल में हम लिखेंगे कि माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा। अब निरूपण उठा लेंगे, निरूपित किससे हुआ है तो BC से, BC AD दोनों है बराबर ही होता है। तो छोटी भुजा BC बराबर x मीटर। अब विकर्ण जो है, इसलिए विकर्ण छोटी भुजा पर डिपेंड कर रहा है। तो विकर्ण AC बराबर x + 60 अधिक है। और बड़ी भुजा यहाँ तथा बड़ी भुजा AB, बड़ी भुजा का निरूपण किससे हुआ है, AB से। AB जो है x + 30 होल मीटर है, इसलिए प्रश्न से डैश। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या लेफ्ट में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर हम AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर ये सब चलता है उल्टा पुल्टा। तो ये हम लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, या कर्ण को लेफ्ट लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही केस है। अब यहाँ AB का वैल्यू जो है वो तुम्हारा x + 30 दिख रहा है और BC का वैल्यू x है और बराबर AC का वैल्यू x + 60 है, होल स्क्वायर में जाएगा। अब इसको क्या करना है, प्रसारित करना है, A + B का होल स्क्वायर से प्रसार करना है, विस्तारित करना है। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर x स्क्वायर + 2AB 2 × x × 30 डायरेक्ट 30 दूना 60x + B स्क्वायर 30 स्क्वायर, ये हो जाएगा 900
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर राइट, फिर प्रसारित करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 2ab से 60 दूना 120 एक्स, और प्लस बी स्क्वायर से 60 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600। देखो एक्स स्क्वायर लेफ्ट राइट कैंसिल हो रहा है, बाकी जो टर्म है जो पद है उस सबको लेफ्ट लाओ। तो लेफ्ट में चल क्या रहा है पहले से एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 और माइनस आ रहा है 120x प्लस 3600 प्लस है तो लेफ्ट आएगा तो माइनस 3600 इजकल टू 0। अब इसको तुम हल करो एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 60x यहाँ माइनस 120x है, तो क्या हो जाएगा 120 में 60 घटेगा तो ये बचेगा तुम्हारा माइनस 60x, विजातीय चिन्ह है घटेगा, चिन्ह 120 का माइनस रहेगा। फिर यही घटना 3600 और 900 के साथ, चिन्ह 3600 का माइनस रहेगा और विजातीय चिन्ह घटेगा, 3600 में 900 घटेगा, ये तुम्हारा 2700 बचेगा बराबर 0 होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 60x माइनस 60x है, इसको तोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस सी का चिन्ह माइनस है, विजातीय चिन्ह यहाँ क्या होगा, चिन्ह विजातीय होगा तो माइनस एगो उतर रहा है तो जान लो अगला एलिमेंट क्या होगा प्लस में जाएगा, है ना। तो 60 से 12 पद लो और AC का मान 1 गुना 2700 रखो, चिन्ह को थोड़ा देर छोड़ भी सकते हो, नियम मैंने बनाया है कि सी का चिन्ह माइनस है, बंटवारा बड़ा पद लेकर के करना है, चिन्ह विजातीय करना है। तो 60 से 12 कौन सा टर्म है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा 90 और 30, 90 में 30 घटाओगे 60 बचेगा, 90 गुना 30 करोगे तो 9 या 27, डबल जीरो लगेगा 2700 हो जाएगा। तो 90 30 आया, तो यहाँ माइनस 90x और प्लस में 30x और माइनस 2700 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो हल होगा, अब कैसे हल होगा इसका, तुम फैक्टर ले लो, है ना, कॉमन लेकर के फैक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारा x, बच क्या आ रहा है x माइनस 90 और प्लस 30 कॉमन आएगा, x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ से अगर x माइनस 90 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, x माइनस 90 कॉमन आया तो बचा क्या तुम्हारा x प्लस 30 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से इसलिए इफ से आएगा x का मान तुम्हारा क्या आ जाएगा माइनस 90 प्लस 90 आएगा, और इधर सेकेंड केस में आ जाएगा, इसलिए x बराबर प्लस 30 क्या होगा माइनस 30 होगा, माइनस 30 क्या हो जाएगा असंभव, चूँकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो x का मान कितना निकल गया 90, ये तुम्हारा संभव हुआ, है ना। तो ये रिजेक्ट हो रहा है, तो 90 तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये छोटी भुजा का x का मान निकला। ठीक है, तो अतः छोटी भुजा तुम्हारा 90 हो गया और ये भुजा हो जाएगा 90 जोड़ 30, 90 जोड़ 30 होगा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अतः पूछा क्या गया है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करो, छोटी भुजा और बड़ी भुजा, सिर्फ ये और ये मान लेना है ना। अतः छोटी भुजा हम BC लिखेंगे, छोटी भुजा का निरूपण किससे हुआ है BC से, तो BC बराबर कितना x का मान कितना निकला 90 मीटर, और बड़ी भुजा जो होगा, बड़ी भुजा निरूपण किससे हुआ है AB से, AB बराबर तुम्हारा x प्लस 30 है, तो वहाँ मान रख दो, 90 जोड़ 30 क्या हो जाएगा 120 मीटर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो सवाल में कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सवाल में सबसे पहले मानने के लिए सीखना है कि डिपेंडेंट किस पर है, कौन मान किस पर आधारित है। विकर्ण आधारित है छोटी भुजा पर, बड़ी भुजा भी आधारित है छोटी भुजा पर, तो छोटी भुजा को तुम x मानो, विकर्ण निकल जाएगा और बड़ी भुजा निकल जाएगा। तो आयताकार फिगर में अगर बड़ी भुजा छोटी भुजा और विकर्ण निकल जाता है तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कि पाइथागोरस ने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब ये क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब ये देखो वर्गों का अंतर 180 है, यहाँ से समीकरण प्राप्त होगा। अब आगे पढ़ करके देखो क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग किस पर आधारित कर रहा है, किसको आधार बना रहा है? बोला कि देखो छोटी संख्या का वर्ग का जो वैल्यू होगा वह बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बताओ छोटी संख्या को के वर्ग को किस पर डिपेंड किया? बड़ी संख्या पर डिपेंड किया। तो तुम बड़ी संख्या को x मानो, अपने तुमको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं हल में। क्या हो जाएगा तुम्हारा, माना कि बड़ी संख्या बराबर x, तो बड़ी संख्या x हुआ। तो यहाँ देखो हमको दोनों संख्या के वर्गों का अंतर है, हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या x लिख लिए तो इसका वर्ग भी लिख ही लें, समझ गया ना। इसलिए बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग जो है वो क्या हो जाएगा बताओ? जब बड़ी संख्या x है तो उसका वर्ग x² हो जाएगा। इसमें तो बहुत चीज़ नहीं है कि कोई ऐसा जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो बड़ी संख्या x तो उसका वर्ग x²। अब देखो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या नहीं बल्कि छोटी संख्या का वर्ग, यही लिखना है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर, अब देखो वर्ग किस पर डिपेंड है? बड़ी संख्या का 8 गुना। ठीक से समझना, बड़ी संख्या x है उसका 8 गुना, तो ये 8x हो गया। अब तुम इतना से ही तुमको समझ में आने लगा होगा। देखो क्या लिखना है, बड़ी संख्या पर डिपेंड करा रहा है वैल्यू को, तो बड़ी संख्या को x और उसको बड़ी संख्या का वर्ग अपने मन से ले लो, क्योंकि वर्गों का अंतर में तुमको जाना है, वर्गों के अंतर से ही समीकरण तुमको प्राप्त होगा। तो उस समय जैसे ही बड़ी संख्या x लिखा तो बड़ी संख्या का वर्ग का वैल्यू ले लो तो x² हो जाएगा। अब केस में कह रहा है, स्थिति है कि छोटी संख्या का वर्ग, मैंने भी लिखा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या x है तो उसका 8 गुना 8x हो गया। अब तुम देखो कि तुम्हारे पेपर पर x² है बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग 8x है, तो इसी दोनों संख्या बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग का अंतर 180 है। मतलब यही मान अंतर में जाएगा। अंतर का मतलब बड़े मान में छोटे मान को घटाना है, तो अंतर करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? इसलिए प्रश्न से डैश, प्रश्न में जो समीकरण प्राप्त होता है वो क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग अंतर में माइनस छोटी संख्या का वर्ग का अंतर 180 है। अब देखो यही चीज़ तुमको समझना था कि हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का वर्ग जो है वो तुमको प्राप्त हो गया है ना। तो यहाँ से तुम बड़ी संख्या और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर 180। अब तुम्हारा बस यही व्यंजक हुआ, इसी को तुम क्या करोगे? हल करोगे। अब हल कैसे होगा? तो देखो यहाँ x² माइनस 8x लेफ्ट आएगा तो माइनस 180 बराबर 0 होगा। अब मिडिल टर्म को ब्रेकिंग तोड़ो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? x² माइनस, अब c का चिन्ह माइनस है, बंटवारा इससे बड़ा पद लेकर करना है, चिन्ह भी जातीय करना है, बोल लो मने मन। अब इसके बाद क्या होगा? माइनस, इससे बड़ा पद लो, 18 में 10 घटेगा तो 8 बचेगा, 18 गुना 10 180 होता है, और AC का मान यहाँ 1 है, 1 गुना 180 180। उस समय हम लोग चिन्ह का महत्व नहीं देंगे, समझ आया ना, चिन्ह का महत्व नहीं देना है, डायरेक्ट बोलना है 180 हुआ। चिन्ह के लिए मैंने व्यवस्था कर दिया है, C का चिन्ह अगर माइनस है तो बंटवारा बड़ा पद लेकर करना है,
और चिन्ह विजातीय रखना है। एक चिन्ह पहले उतरेगा तो दोनों जो संख्या होगा बंटवारा का वो याद रखना, उसमें जो बड़ा पद होगा उसको ऊपर से जो उतरेगा चिन्ह उसको देना है तुम्हें, है ना। तो माइनस में 18x और चिन्ह बदलो प्लस में 12x। 12 क्या 18 और 10 में होगा 10x। घट करके देखो -8x बच जाएगा और -180 बराबर 0। अब आराम से तुम कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा x, x -18 और प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x -18 बराबर 0 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा x -18 और इंटू x प्लस 10 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम फैक्टर को इफ एगेन पर लाते हैं तो इफ में मान क्या हो रहा है तुम्हारा, x -18 बराबर क्या होगा 0, और एगेन इफ में क्या हो रहा है तुम्हारा, एगेन इफ में तुम्हारा हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0। इसलिए x बराबर -18 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ प्लस 18 होगा, और यहाँ से x बराबर -10 आएगा, और ये 18 जो है ये तुम्हारा संभव होगा, यहाँ पर संभव लिखोगे और यहाँ पर -10 को असंभव लिखोगे, है ना। इसका कारण क्या है, तो ये बात चूँकि होता क्या है, देखो संख्या यहाँ धनात्मक संख्या तो है नहीं कि निगेटिव को तुम कैंसिल आउट करोगे, तो रिजेक्ट करने का कुछ कारण बनना चाहिए। अब तुम ये देख लो कि अगर हम इस x के मान को यहाँ पर तुम रख दो तो 8 गुना -10 -80 हुआ, तो बताओ छोटी संख्या का वर्ग -80। अब तुम ये बताओ कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या माइनस में होता है क्या, होल स्क्वायर जब आएगा तो अंदर से माइनस नहीं निकल सकता है, माइनस भी अगर अंदर रहेगा वर्गों में तो प्लस ही निकलेगा, प्लस भी रहेगा तो प्लस ही निकलेगा। तो ये क्लियर हुआ कि -10 मान क्या हो गया असंभव, तो 18 क्या हो गया तुम्हारा संभव। अब ये मान तुम्हारा क्या करना है, इस पर बैठा करके दोनों संख्या निकालना है। अब देखो यहाँ भी प्रॉब्लम है, लास्ट स्टेप तक तुमको समझ कर देना पड़ेगा हमें आंसर क्या देना है। तो लिखोगे, इसलिए बड़ी संख्या क्या निकल गया बताओ, बड़ी संख्या बराबर x है, तो x का मान पॉसिबल कौन हो गया तुम्हारा 18, तो बड़ी संख्या 18 क्लियर हो गया। अब छोटी संख्या, दोनों संख्या को देना है, तो छोटी संख्या का वर्ग 8x है, तो बताओ वर्ग अगर लेफ्ट से राइट जाता है तो स्क्वायर जब राइट आएगा तो क्या होगा, रूट होगा। तो छोटी संख्या बराबर क्या बचा, √8x। तो यहाँ पर छोटी संख्या बराबर यहाँ 8x का अंडर रूट वैल्यू लेगा, और अंडर रूट क्या होगा 8 गुना 18, 18 गुना 8 क्या होता है 144, और इसका वर्गमूल निकलेगा +-12। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा +-12। तो छोटी संख्या जो निकला +12 भी निकला और -12 भी निकल रहा है। अब तुम कहोगे सर यहाँ माइनस वाले को रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर यहाँ -12 क्यों सही होगा वर्गमूल में, इसलिए होगा कि चूँकि ये छोटी संख्या का वैल्यू है, छोटी संख्या का वर्ग का वैल्यू नहीं है ये। चूँकि ये x का मान इस पर अगर हम रखते हैं तो छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना -10 -80 देता है, तो वर्ग का मान जो है वह माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ छोटी संख्या का मान निकल रहा है तो माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, इसलिए अतः लास्ट में तुम्हारा आंसर जो लिखा जाएगा अतः संख्याएं। अब संख्याएं क्या हो जाएगा, क्रमशः, क्रमशः का मतलब बड़ी और छोटी। तो 18 जो है बड़ी संख्या ये फिक्स है 18, तथा छोटी संख्या तुमको 12, अथवा
ये संख्या बड़ी संख्या 18 तथा छोटी संख्या -12 होंगे। अब ये सवाल का आंसर हुआ 18 और 12 होगा या 18 - 12 भी होगा। ठीक है, यही इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ तक में लगभग छात्र को समझ में आ जाता है कि चूंकि वर्गों का अंतर है, प्रैक्टिस करो, बड़ी संख्या x मानो, बड़ी संख्या का वर्ग जानबूझ करके लेना है, चूंकि वर्गों का अंतर हमें चाहिए। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या चल रहा है, बड़ी संख्या का 8 गुना 8 गुना दे दिए हैं। तो बताओ यहाँ पर दोनों के वर्गों का अंतर क्या हो गया, इसका बड़ी का वर्ग x², छोटी का वर्ग 8x, अंतर 180। इसका कैलकुलेशन करके x का मान आ जाता है, संभव असंभव भी समझ जाता है। लेकिन बात कहाँ फंस जाता है यहाँ पर कि बड़ी संख्या 18 तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या का वर्ग है, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर अगर राइट आता है तो √8x होगा, और 8 गुना 18 144 का वर्गमूल। फिर वहाँ पर प्लस माइनस संभव असंभव में विद्यार्थी फंस जाता है। ऐसा नहीं करना है, वहाँ दोनों संभव होगा। अतः बड़ी संख्या 18 होगा और छोटी संख्या +12 होगा और -12 दोनों होगा। अतः संख्याएं 18 12 और 18 -12 पॉसिबल होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती है ना। ऐसा देखो, ये कम लेना या अधिक लेती है, ये सवाल हमेशा पकड़ लेना है तुमको। कम हो या अधिक हो, वो क्वेश्चन की एक मजबूरी है, क्योंकि चाल को अगर बढ़ाएगा तो समय ऑटोमेटिक बोलेगा ही कम लेगा। अगर चाल को घटाएगा कभी हिसाब में क्वेश्चन में बोलना पड़ेगा उसको, जैसे ही चाल को घटाएगा तो कहेगा समय अधिक ले रहा है। तो वो कंडीशन है तुम्हारा, ठीक है ना। लेकिन मैंने तुमको समझाया है कि ये समय का अंतर है तुम्हारा 1 घंटा, और ये समय से ही ये सवाल बनता है, समय से के व्यंजक से ही ये समीकरण प्राप्त होता है। चलो पहले रेलगाड़ी की सामान्य चाल हम मान लेते हैं, x के हम प्रत्यक्ष, और चाल को हम अधिक कर लेते हैं, x + 5 कर लेते हैं। यहाँ हल में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन है कि माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल स्टैंडर्ड स्पीड जो होता है वो रेलगाड़ी का हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं। अब चाल में क्या हो रहा है, चाल में वृद्धि हो रहा है ना, चाल अधिक हो जाता है, इसलिए चाल अधिक होने पर प्राप्त नई चाल। अब ये नई चाल जो है वो नया स्पीड x + 5 होल km 5 बढ़ गया है, km प्रति h हो जाएगा। अब इसलिए प्रश्न से डैश, तुमको मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत डीपली नॉलेज दिया है, मैं अपने पूर्व के वीडियो में उसको देख लेना है। ठीक है, मैंने बताया, शॉर्ट में हम बता देते हैं। मैंने बताया कि नए चाल को पूछो, ऐसे पूछो कि तुम्हारा चाल अधिक है, तुमको समय कम लगेगा। ठीक है, कम का मतलब क्या हुआ, जब अंतर हम करेंगे समय का अंतर, तो कम समय पीछे रहेगा और अधिक समय आगे रहेगा। अब समय के आधार पर जो सवाल बन रहा है, तो 360 किलोमीटर की दूरी है, तो 360/x, ये इसको समय क्या होगा, इसको समय चाल अधिक है समय कम लगेगा, तो ये पीछे रहेगा, तो आगे कौन रहेगा, x। अब माइनस वही 360/x + 5। अब ये समय है, देख लो, अब ये समय है दोनों, तो ये समय में समय घटा और समय का अंतर 1 घंटा दिया गया है। समय का अंतर क्या है, 1 घंटा कम ले रहा है, तो मैंने समय का अंतर दिया है। इसी सवाल में हमेशा याद रखना, अगर चाल यहाँ अधिक है, चाल कभी कम हो जाता है, उसको पूछो कि तुम्हारा चाल कम है, तुमको समय अधिक लगेगा, तो ये व्यंजक जो है आगे आ जाएगा और x वाला पीछे चला जाएगा। समझो, जब तक नहीं समझोगे तो कभी ठीक हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा। अब ये सवाल तुमको जो यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त हुआ है, इसको तुम अपने से सॉल्व कर लेना, मैं तुमको SW के रूप में इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल तुमको पहले भी बताया गया है। इसी से तुम्हारा x का मान निकल जाएगा।
एलसीएम ले लेना, इसका हल कर लेना, द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है ना, द्विघात समीकरण को हल करने से x का मान आएगा। बस रेलगाड़ी का यही चाल खाली देना है, ये चाल नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा है रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो स्टैंडर्ड स्पीड जो निकलेगा सामान्य चाल, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, दो पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। अब ये देखो, ये तुम्हारा समय है, सही, ठीक है। दो नल को एक साथ खोल दिए जाएं। अब ये बताओ कि दो नल को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि वहाँ पर दोनों नल को एक साथ खोला जाता है तो क्या जुटता है। मैंने इस पर भी बात किया है, बहुत देर तक मैंने इस पर बात किया है कि जब कोई दो व्यक्ति काम करता है तो उसकी कार्य क्षमता जुड़ती है, ना कि समय नहीं जुड़ता है। लेकिन यहाँ ज़्यादा छात्र क्या समझते हैं कि दो नल एक साथ खोल दिए जाएं तो एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकता है। इसको समझता है क्या कि दोनों का समय जुट करके 9.3/8। ऐसा नहीं है, ये समय का योग नहीं है। हाँ, लग रहा है कि ये समय है, तो समय को तुम समय जोड़ करके इतना वैल्यू दोगे तो गलत हो जाएगा। तुम देखो, तुमको पता होगा कि काम जो होता है, कार्य क्षमता जो होता है तो और समय जो होता है वो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो जब तुम समय को अगर तुम कार्य क्षमता बनाओगे दोनों नल का, तो कार्य क्षमता कैसे बनेगा? तो P/Q को Q/P में फॉर्म बदलो, व्युत्क्रम करो उसका। तो अगर ये 9/8 75/8 है तो तुम समझ जाओ कि 75/8 समय है, लेकिन 8/75 वो कार्य क्षमता है। तो तुमको कार्य क्षमता जोड़ करके तुमको समीकरण प्राप्त करना है, ना कि समय जोड़ करके। जैसे ही तुम समय को जोड़ोगे, समझ जाओ उसी समय तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं कि बड़े व्यास वाला नल। अब देखो, बड़े व्यास वाला नल है तो इसको डिपेंड कराया है कि कम व्यास वाले नल से 10 घंटा समय कम लेता है। मतलब बड़े व्यास वाले को मत मानो, कम व्यास वाला जो छोटा व्यास वाला नल है उसको तुम मानो कि उसको हौज भरने में कितना समय लगता है। तो यहाँ माना कि कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट होगा सॉल्यूशन में कि माना कि कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय, हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटा। ये x घंटा लगा, h भी लिख सकते हैं। अब इसलिए अधिक व्यास वाले, यहाँ अधिक व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय, अब ये क्या लग रहा है, 10 घंटा कम लग रहा है, x - 10 होल घंटा। अब देखो, इसलिए प्रश्न से डैश, देखो बहुत छात्र को समझ में आ गया होगा कि समय को मत जोड़ो, समय को जोड़ोगे उसी समय गलत होगा। अब ये चूंकि कम व्यास वाले नल का समय कितना है, x घंटा, तो समय को कम बनाओ, कार्य क्षमता जुटेगा, तो x का व्युत्क्रम करो, तो इसके नीचे 1 है तो 1/x होगा। तो बताओ, कम व्यास वाले नल का कार्य क्षमता 1/x और प्लस अधिक व्यास वाले नल का कार्य क्षमता 1/x - 10, 1/x - 10। इसी दोनों कार्य क्षमता को जोड़कर बराबर कुल कार्य क्षमता होगा। तो बताओ, यहाँ समय है, दोनों नल का समय, तो इसको कार्य बनाओ, क्या होगा, 9/72 75/8 को 8/75 लिखो। जो इस चीज़ को समझ लेगा, समझ जाओ उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब मेरा काम खत्म हो गया, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। ठीक है, मेरा काम था कि मैंने समीकरण यहाँ पर व्यंजक देख करके समीकरण प्राप्त कर दिया है, इस पर ही खाली बातें करना है।
कि कार्य क्षमता जोड़ता है, ना कि समय जोड़ करके होता है ऐसा। समझ गया? तो ज़्यादा विद्यार्थी क्या करेगा, x और इस दोनों को जोड़ेगा, समय को जोड़ करके 75/8 लिख लेगा, समझ जाओ गया। ठीक है, चलो इसका हल कर लेना। हल में प्रॉब्लम होगा तो फिर तुम हमें कमेंट कर देना, हम तुमको पुनः अगले वीडियो में बता देंगे। चूँकि मेरा द्विघात समीकरण का दूसरा लेक्चर है, एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, समझ गया, तो उसमें मैंने सोचा तो ये था कि पूरा द्विघात समीकरण एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो चलो ये तुम्हारा दूसरा लेक्चर है, तो मेरा पहला वीडियो देखते रहना। ठीक है ना, जब तक पहला वीडियो नहीं देखोगे द्विघात समीकरण का तो फिर दूसरा वीडियो तुमको समझ में आएगा नहीं आज वाला। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच कितना किलोमीटर की दूरी है? 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। फिर आ गया, क्या आ गया, समझ में आ गया होगा? जस्ट एक ही सवाल है। देखो अच्छी तरह से जो मेरा लेक्चर सुनेगा उसको दिक्कत ही नहीं होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सवाल को देखेगा कहेगा हाँ हमसे हो जाएगा। जब तुम ये बोलने के लिए नहीं तुम्हारी क्षमता है बोलने का कि हमसे हो सकता है, तो फिर तुमसे क्वेश्चन का हल करना संभव नहीं होगा। हमेशा याद रखो कि तुमको ये समझ में आना चाहिए। चूँकि होता क्या है, क्लास 10 वह बहुत नीचे का क्लास नहीं है, थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड तुमको बढ़ाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें बताना क्या जा रहा है। देखो जस्ट सेम सवाल यहाँ पर है, 1 घंटा समय कम लेती है। मैंने कहा कम लो या ज़्यादा लो, ये तुम्हारी मजबूरी है, हम तो समय का अंतर 1 घंटा लिखेंगे। अब समय को कैसे निरूपित किया जाएगा, तो दूरी बटे चाल। अब दूरी तुम याद रखना 132 किलोमीटर है ना। और चाल के बारे में 2 प्रकार की रेलगाड़ी है, एक तुम्हारा एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक तुम्हारा सवारी गाड़ी है। देखते हैं किसको मानना है, यहाँ पर कंडीशन लगा रहेगा, डिपेंड कराएगा किसी पर। आओ देखते हैं। बोला है मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में ना लिया गया है, अलग बात है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी के औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो बताओ एक्सप्रेस रेलगाड़ी के चाल को किस पर डिपेंड कराया? तो सवारी गाड़ी के औसत चाल पर। तो माना क्या जाएगा, सवारी गाड़ी के औसत चाल x और उसके साथ जो संक्रियाएं कर रहा है, जैसे ही क्रियाएं करोगे तो समझ जाओ वो तुम्हारा एक्सप्रेस का हो जाएगा। सिर्फ डिपेंड कराया तो ऐसे भी समझ सकते। देखो बहुत छात्रों को मैं ऐसे बोल देता हूँ, देखो जिसको पहले पढ़ाओ उसको मत मानो, चूँकि होता क्या है वो डिपेंडेंट कराएगा उसको दूसरे पर। तो बताओ यहाँ पर एक्सप्रेस को नहीं मानना है, सवारी गाड़ी का औसत चाल x मान लेना है और उससे 11 अधिक कर देना है, तो x + 11 ये तुम्हारा एक्सप्रेस का हो जाएगा। तो क्या मानने के लिए इस चीज़ को खर्च कर लेना है? तो बताओ यहाँ पर सॉल्यूशन में हल में अब हम लिखाएंगे कि माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x km प्रति h, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर x + 11 होल km प्रति h। लग जाओ, देखते हैं कितना विद्यार्थी को समझ में आता है, एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, जो अपने से समीकरण को लिख सकता है वो सारा विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख देना, हमको अपने से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 132 किलोमीटर दूरी है, तो उसको एक बार दोनों गाड़ी से अलग अलग बार क्या करना है, दूरी तय करना है, समय लगेगा, समय का अंतर 1 घंटा। अब तुम पूछो यहाँ क्या पूछोगे कि तुम्हारा चाल देखो भाई अधिक है, इसलिए तुमको समय कम लगेगा। कम का मतलब तुम पीछे रहना, क्योंकि अंतर का मतलब होता है बड़े अधिकतम मान में न्यूनतम मान को घटाना। तो बताओ ये पीछे गया तो कौन आगे आया, x वाला, तो दूरी बटे चाल करो इसको, तो ये हो जाएगा, इसलिए 132 बटे x हो जाएगा और माइनस यही 132 किलोमीटर की दूरी फिर एक्सप्रेस से
x प्लस 11 और दोनों समय का अंतर 1 घंटा। चलो हो गया। अब इसको तुम हल कर लेना, ठीक है। ये भी HW मैंने छोड़ दिया है। क्या करोगे, एलसीएम ले लेना, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद क्रिया करना, ठीक है। द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण को ब्रेकिंग करना, तोड़ना, ठीक है। मध्य पद को डिवाइड कर देना है, गुणनखंड प्राप्त होगा, गुणनखंड को ही पैगानी लिख करके तुलना कर देना, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों रेलगाड़ियों के चाल, यहाँ पर x का मान होगा और दोनों एक्सप्रेस का भी निकालना है, उसमें 11 जोड़ देना है, ठीक है ना। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 था और 11 नंबर। तो इस एक्सरसाइज का ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो क्या कर रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो इसमें क्या है, तुमको दो अलग अलग वर्ग है। तो हम अलग अलग जब कंडीशन में अलग अलग फिगर बन रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अलग अलग हमको भुजा मानना पड़ेगा। एक वर्ग की भुजा को हम x मानेंगे, दूसरे वर्ग की भुजा को y मान लेते हैं। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे में सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, क्योंकि प्रत्येक भुजा तो बराबर ही रहेगा वर्ग का, प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर x मीटर तथा दूसरे वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर, इसको हम लोग y मीटर मान लेते हैं। अब इसलिए प्रश्न से डैश क्या कह रहा है प्रश्न, तो पहला केस में है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो बताओ, जब भुजा है तो क्षेत्रफल का सूत्र तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करने से x स्क्वायर, और वर्ग क्षेत्रफलों का योग है तो प्लस, और दूसरे वर्ग का भुजा y है तो y स्क्वायर होगा क्षेत्रफल बराबर 468। मैंने इसको समीकरण 1 लिख करके छोड़ दिया है। अब अगेन क्या कह रहा है तुमको, पुनः सेकेंड केस है, उसके परिमापों का अंतर। परिमापों का अंतर का मतलब ये हुआ कि परिमाप ज्ञात करो, उसको अंतर में माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना 1 भुजा। तो यहाँ से परिमाप 4x आएगा और माइनस इसका परिमाप 4y बराबर तुम्हारा 24 है, ये दिया हुआ है। और यहाँ हम कंडीशन डाल देते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। मतलब ये होगा कि एक वर्ग जो है, पहला वर्ग की जो लंबाई है प्रत्येक भुजा का x जो है वो बड़ा वर्ग है, और बाद का जो वर्ग है छोटा है। नहीं तो चूंकि होगा क्या, यहाँ पर फिर फंस जाओगे। कहाँ कि अंतर का मतलब होता है कि बड़ा परिमाप में छोटा परिमाप घटाना है। तो यहाँ पहले पता होना चाहिए कि तुम किसी को बड़ा पहले क्लियर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर तुम अगर 4 कॉमन ले लेते हो तो x माइनस वाई बराबर 24 होगा, और 4 से कैंसिल करोगे 4 से 24, ये तुम्हारा x माइनस वाई बराबर 6 हुआ। और x बराबर क्या करो कि y को राइट कर दो, 6 प्लस y हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंट वैल्यू आ जाएगा, जैसे प्रतिस्थापन में नहीं करते हैं, तो x का मान y के फॉर्म में आ गया। अब इसी मान को क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में x का मान रख रहे हैं कितना, 6 प्लस y। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 तुम्हारा चल क्या रहा है, x स्क्वायर। तो x का मान 6 प्लस y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y स्क्वायर बराबर, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसको हल करो, प्रसारित करना है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 36, 2ab 2 6 12y, और प्लस बी स्क्वायर से y स्क्वायर, और यहाँ से उतर रहा है y स्क्वायर और बराबर 468। अब यहाँ देखो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्लस 12y और प्लस 36,
और लेफ्ट आएगा -468 बराबर 0। अब यहाँ पर 2y² प्लस 12y और -468 में से 36 घटेगा तो ये 432 बचेगा बराबर 0। 2 तुम कॉमन ले लो, कुछ समीकरण का फॉर्म जो है वो आसान हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो, बचेगा y² प्लस 6y माइनस 2 कॉमन लिए हो, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 216 बचेगा। और जो राइट में 0 है कॉमन खत्म हो जाता है, क्योंकि बटे में 2 जाएगा, 0/2 0 होगा। अब यहाँ पर तुम्हारा समीकरण प्राप्त हो गया, इसलिए y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है, मध्य पद को बंटवारा करना है। मध्य पद को इसमें क्या कर देना है, बंटवारा कर देना है। तो मध्य पद को बंटवारा करने से क्या हो जाएगा, 6y का बंटवारा करोगे, है ना। ब्रेकिंग करो तो गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, तो सिर्फ ब्रेक करो, तोड़ो, क्या हो जाता है। तो सी का चिन्ह क्या है, माइनस है, सी का चिन्ह माइनस है, बंटवारा इससे बड़ा पद लेकर 6 से करना है, चिन्ह विजातीय रखना है। तो यहाँ से उतरा प्लस और यहाँ से आएगा माइनस। देखो ऐसा भी नियम मैंने बताया है। अब 6 से बड़ा, तो बड़ा कोई भी एलिमेंट लोगे तो क्या होगा, तो वहाँ से घट करके 6 बचना चाहिए। 18 में अगर हम 12 को घटाते हैं तो देखो 6 बचता है, और 18 गुना 12 करते हैं तो 96, 12 का 12 9 21 216 हो जाता है। तो ये 18 12 का वो टर्म आया, तो यहाँ पर 18 देंगे, यहाँ पर 12 और इसके आगे x लगा दो, ये तुम्हारा गुणनखंड हो गया। डायरेक्ट गुणनखंड भी मैंने बताया है, बराबर 0। अब तुम इसलिए इस पार्ट से x का मान बताओ क्या हो जाएगा, प्लस 18 क्या हो जाएगा, माइनस 18, और ये मान क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो भुजा होगा नहीं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो दूसरे पार्ट से x बराबर -12 क्या होगा, +12, ये मान तुम्हारा संभव। इफ एगेन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो संभव मान तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा x का मान 12 निकल गया, ठीक है। तो 12 जो है वह, अब तुमको 12 तो तुम्हारा एक वर्ग का भुजा निकला। अब दूसरे वर्ग का भुजा के लिए समीकरण 1 में तुम इस x का मान क्या करोगे, रख दोगे, है ना। x का मान नहीं निकला है, y वेरिएबल चल रहा है, थोड़ा सा सॉरी गलत हो गया है, y चल रहा है, y प्लस 18, यहाँ भी y होगा, सब जगह y बना लेना है। y का मान, अब y का मान कितना निकल गया, 12, ठीक है ना। अब तुम y का मान समीकरण 2 में रखो, तो 12 जोड़ 6 18 होगा। अब ये 18 नहीं, ये -18 है, यहाँ रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 2 में क्या होगा, समीकरण 2 में किसका मान रखना है, y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 तुम्हारा क्या चल रहा है बताओ, x बराबर 6 प्लस y का मान 12, इसलिए x का मान निकल गया 12 6 18। तो बताओ एक वर्ग की भुजा की लंबाई 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई 12 मीटर हो गया, एक्स वाई का आंसर निकल गया। अतः लिखोगे एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा चाहे भुजा की लंबाई जो है वो तुम्हारा x का मान 18 मीटर दे रहा है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई, दूसरे वर्ग, ये दूसरे वर्ग है के भुजा की लंबाई, भुजा की जो लंबाई है वो तुम्हारा 12 मीटर, यही तुम्हारा दोनों आंसर हो गया है, 18 मीटर और 12 मीटर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 4.4, ये लास्ट एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण का। इस एक्सरसाइज में भी कुछ नया चीज़ नहीं सीखना है तुम्हें, ठीक है। सारा चीज़ तुमको पहला वीडियो में मैंने दे दिया है, लगभग सारा कॉन्सेप्ट उस वीडियो में है, और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है एक आध क्वेश्चन को तुमको डील करने के लिए समझना है। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, देखो मोलों की प्रकृति ज्ञात करना है। और देखो क्वेश्चन जो होता है द्विघात समीकरण का वो 3 स्टेप में तुमको पूछा जाता है, समझ गया ना।
एक स्टेप होगा तुम्हारा कि विवेचक ज्ञात करें, विविक्त कर। दूसरा स्टेप होता है विविक्त कर के बाद मूलों की प्रकृति, क्योंकि मूलों की प्रकृति जो होती है वो विवेचक पर ही निर्भर करता है। जब तक विवेचक नहीं आएगा तब तक मूलों की प्रकृति नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो विवेचक का मान जब आ जाएगा तो विवेचक का मान क्या आता है, तो तुमको 0 से कंपेयर करके मैंने शर्त बताया है। 3 शर्त तुम्हारे एनसीईआरटी में है, लेकिन एक चौथा भी शर्त आता है, उस पर हम बात करेंगे जब क्वेश्चन आ जाएगा तब। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि पहला स्टेप में जब हम द्विघात समीकरण को देखते हैं तो द्विघात समीकरण है तो ऐसे बोलना है, द्विघात समीकरण है तो वहाँ पर फॉर्म उसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है तो ए बी सी का मान मेरे पास है कंप्लीट। जब ए बी सी है तो इसका मतलब विवेचक हम निकाल सकते हैं, विविक्त कर का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि विवेचक का क्या परिभाषा होता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होने होता है, उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही विवेचक कहते हैं। इसीलिए विवेचक का सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बना है। ए बी सी का एक रिलेशन है विवेचक। तो यहाँ पर विवेचक ज्ञात करना है, तो देखो द्विघात समीकरण है तो ये समझ लो मेरे पास ए बी सी है, ए बी सी है तो हम डी ज्ञात कर सकते हैं। डी ज्ञात हो जाएगा तो मूलों की प्रकृति समझ में आ जाएगा। मूलों की प्रकृति समझ में आएगा तो उसी प्रकृति का आधार पर मूल का सूत्र श्रीधर आचार्य ने दिया था। ठीक है, कि असमान मूल होने पर सूत्र क्या होगा और समान मूल होने पर सूत्र क्या होता है, सारा क्वेश्चन में तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन को स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तुम्हारा है 2x²। तो यहाँ बताओ हियर ए का मान कितना है, बताओ 2, बी बराबर -3 एंड सी बराबर 5। ए का मान x² का गुणांक, बी का मान x का गुणांक, कांस्टेंट टर्म सी का मान, चिन्ह सहित उठाना है। अब बताओ विवेचक ज्ञात करना है, तब न मूलों की प्रकृति होगा। तो यहाँ चूंकि डी बराबर डिस्क्राइमिनेंट, यही विवेचक है, विविक्त कर बराबर b² माइनस 4ac। अब इसका मान b का मान -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2, सी का मान 5। अब इसको हल कर लो, 3 3 9 और माइनस क्या हो जाएगा 5 चौक 20 2 40। ये मान तुम्हारा -31 निकला। अब यहाँ पर ये समझना है कि d का मान निगेटिव, 0 से कंपेयर, जितना भी शर्त है 0 से कंपेयर। क्या होता है, विवेचक जो होता है d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0। ये तुम्हारे लिए उपयुक्त है एनसीईआरटी में। तो d इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, धनात्मक कोई भी 1 2 3 4 होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो समझ जाना 0 से बड़ा, 0 के बिल्कुल बराबर 0 ही आ जाए, या जैसे ही माइनस वाला कोई भी मान आ जाए, चाहे वह पूर्णांक हो चाहे p/q फॉर्म में हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो निगेटिव आया तो इसका मतलब d इज लेस देन 0, 0 से छोटा है। तो यहाँ बताओ माइनस आया तो क्या है, माइनस का कोई भी मान, संख्यात्मक मान 0 से छोटा होता है। तो यहाँ हम कंडीशन शर्त लगा देंगे, चूँकि d इज लेस देन 0, अतः अब मूलों की प्रकृति, अब यहाँ से मूलों का प्रकृति देख लेना, मूलों की प्रकृति सबको याद रहता है। तो लेस देन 0 में क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे या अवास्तविक मूल भी बोला जाता है। अतः समीकरण निकाय के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यही तुम्हारा कोई वास्तविक मूल नहीं जो है, ये तुम्हारा मूलों की प्रकृति है। हाईलाइटेड कर सकते हो, या तो अक्षर को मोटा कर दो या अंडरलाइन कर दो, ये सब चलेगा, क्योंकि ये दिखना चाहिए कि मूलों का प्रकृति क्या हुआ। देखो एक स्टेप है ये विविक्त कर का मान, सेकेंड स्टेप में मूलों का प्रकृति। अगर ये वास्तविक होता, कब होता तो जान लो इस केस में वास्तविक होता है। पॉजिटिव निकल जाए तो वास्तविक होगा,
लेकिन वहाँ समान होगा। लेकिन बराबर जीरो के निकल जाए तो भी वास्तविक होगा लेकिन समान मूल होगा। सिर्फ अंतर यही है, और मूलों का सूत्र दोनों केस में बदला है श्रीधराचार्य ने। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि वास्तविक मूलों का प्रकृति ही बता दिया कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो आगे क्वेश्चन को पढ़ो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। मतलब क्या समझ रहे हो कि मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करना है, अगर मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है तो उसको मूलों की प्रकृति लिख करके बंद कर देना है सवाल। तो ये सवाल मूलों की प्रकृति पर ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, कि चूँकि कोई वास्तविक मूल नहीं है, अगर कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इसका मूल अगर ज्ञात करना ही है तो समझ जाओ कम्प्लेक्स नंबर में जाएगा। 11 में है कि मूल निकलता है, लेकिन वहाँ पर क्या मूल निकलता है, अवास्तविक संख्या निकलता है। समझ गया ना, वो कम्प्लेक्स नंबर में जाता है 11 में। यहाँ के लिए तुमको इतना ही समझना है। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसको हम हल कर देते हैं। बताओ हियर ए बराबर क्या है 3, बी बराबर तुम्हारा -4√3 एंड सी बराबर तुम्हारा 4 है। चूँकि डी बराबर बड़ी डी, छोटी डी नहीं, छोटी डी डायमीटर हो जाएगा, मेंसुरेशन में व्यास हो जाएगा, वो डिस्क्राइमिनेंट होता है ये विविक्त कर। डी बराबर b² - 4ac, बी का मान -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान 3, सी का मान 4, 3 गुना 4। इसका हल करो, माइनस का होल स्क्वायर वर्ग होने पर सब प्लस होता है, 4 का होल स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट कटा 3, 16 48 और -4 चौक 16 48, 48 में 48 घटा 0। तो बताओ डी का मान 0 हुआ तो मूल वास्तविक होगा लेकिन समान मूल होगा। तो मूलों की प्रकृति लिखना है तो कंडीशन लगाओ, शर्त क्या है, डी बराबर 0। डी बराबर 0 निकला है, अतः समीकरण निकाय के मूल कैसा हो जाएगा बताओ, वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और क्या लिखा जाएगा, समान होंगे। अब यही तुम्हारा मूलों का प्रकृति हुआ। एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया, मूलों का प्रकृति वास्तविक और समान। श्रीधराचार्य बोला कि देखो समान मूल को कैसे निरूपित करोगे, कैसे व्यक्त करना है। उन्होंने कहा कि समान मूल के लिए सूत्र जो x ही मूल है तुम्हारा, हिसाब में जो वेरिएबल दिखेगा वही क्या है, इसका मूल है। तो x बराबर उन्होंने बताया कि -b/2a अप्लाई करना है समान मूल के लिए। बहुत छात्र आकर मूल करके -b प्लस -√b² - 4ac संपूर्ण बटा 2a बार बार उपयोग करता है, या √b² - 4ac ना दे करके √d देता है। वो तब होता है जब वह समान मूल निकलेगा, तब हमेशा याद रखना। अब इसमें क्या होता है, कहोगे कोई विद्यार्थी कहता है कि सर आंसर तो बराबर आता है। हाँ आता है, लेकिन तुम्हारा क्या है कि तुम अपने अप्रोच को देखो कि हम किस स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। अब देखो -b/2 है, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस सूत्र का है, b का मान तुम्हारा -4√3 है, यहाँ -4√3 होल में रहेगा बटा 2 गुना a का मान तुम्हारा 3 है। अब इसको तुम क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 बटे 2 और 3 है, 2 तिया 6। अब इसको तुम कटाओ, 2 दूना 4, 2 तिया 6, √3 से √3 गुना करो 3 हो जाता है। तो ये मान तुम्हारा निकल गया 2/√3। कितना निकल गया, 2/√3। तो समान मूल के लिए अल्फा बराबर भी 2/√3 और बीटा बराबर भी 2/√3 होगा। ठीक है, तो ये समान मूल हुआ। समान मूल का मतलब होता है क्या, जस्ट बराबर वैल्यू लेगा, कोई भी संख्या चिन्ह भी नहीं बदल सकता है, मतलब हूबहू एक ही मान आवे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समान मूल। इसीलिए देखो यहाँ समान मूल का नेचर पहले आ चुका था और मूल बाद में देखा निकाल करके, हाँ ऐसा होता है। चलो क्वेश्चन नंबर इसका 3 क्या कह रहा है, रोमन 3 में है
2x² माइनस 6x प्लस 3। अब ये बताओ यहाँ पर हियर a बराबर कितना है 2, b बराबर तुम्हारा मान है -6 और एंड c बराबर तुम्हारा 3 मान है। अब d का मान बताओ, d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac होगा। ठीक है, b का मान -6 का होल स्क्वायर 4 इंटू a और c को गुना करो तो ये 2 गुना 3 होगा, ये 6 के 36 माइनस 4 गुना 8 या 24 और घटाओगे तो तुम्हारा 12। अब बताओ d का मान पॉजिटिव प्लस में 12 है तो d इज ग्रेटर देन 0। मतलब 3 क्वेश्चन तीनों 3 टाइप का अलग अलग, मोलों की प्रकृति तीनों का अलग अलग है। अच्छा किया है ना। अब ये बताओ d इज ग्रेटर देन 0 के लिए मोलों की प्रकृति क्या लिखोगे, तो आता है समीकरण निकाय के मूल तुम्हारा वास्तविक होगा और असमान होगा, वास्तविक और असमान होंगे। अब ये समझ जाओ वास्तविक और असमान होगा, यही तुम्हारा नेचर हुआ मोलों की प्रकृति। ठीक है, तो यही चीज़ समझना है। d इज ग्रेटर में क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 में क्या होता है, d इज लेस देन 0 में क्या होता है। ये 3 नेचर तुमको मोलों का दिया गया है एनसीईआरटी में। एक नेचर पर हम बात कर लेंगे, क्वेश्चन आ रहा है। चलो इसको देखो। अब असमान मूल के लिए श्रीधर आचार्य ने क्या बताया, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, उसको हम लोग d लिख देते हैं। अंडर रूट में यही रहता है, तो चूंकि ये तो d का वैल्यू है तो d का वैल्यू तो हमको प्राप्त है, तो अंडर रूट d दे देंगे तो आसान हो जाएगा। संपूर्ण बटा 2a, ये असमान मूल का सूत्र है। इसी से -b/2a निकल जाता है, समान मूल का आता है, क्योंकि d का मान 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 प्लस माइनस 0 लिखना नहीं चाहिए हमें। चलो अब यहाँ पर मान बैठाओ, माइनस b का मान कितना चल रहा है -6 प्लस माइनस रूट अंडर 12, d का मान 12 है ना। अब बटा 2 गुना a का मान 2, 2 गुना 2। इसमें क्या होता है कैलकुलेशन में, पहले सूत्र लिखो, मान बैठाओ, मान को बैठाने के बाद हल करो, हल करने के बाद कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद कट जाए तब आंसर अल्फा बिठा दो। ये सब स्टेप है। आओ थोड़ा सा देखते हैं। सूत्र मैंने लिखा, मान मैंने रख दिया, एक स्टेप हल करो। माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 का गुणनखंड करो, 2 गुना 2 गुना 2 होता है ना। तो बताओ 1 तो 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√3 बचेगा। तो यहाँ 2√3 और बटा 2 दूना 4, नीचे का मान क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि कॉमन लो, तो कॉमन क्या आ रहा है ऊपर में 2, तो यहाँ बचेगा 2 तिया 6 3 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा √3 और बटे 4 है। ठीक है, अब देख लो 2 से कॉमन लिया, 2 तिया 6 3 प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया और प्लस माइनस √3 बच गया, बटे 4, 2 दूना 4। अब तुम अल्फा को अलग करो, इसलिए अल्फा बराबर, अल्फा क्या करता है, प्लस लेकर के निकल जाओ या माइनस लेकर, किसी को लेकर निकल जाओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2 और बीटा हो जाएगा 3 माइनस √3 बटे 2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि थोड़ा सा भी मिस होगा तो तुम्हारा फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो विवेचक का मान आसानी से निकाल सकते हो, ये समझ में आ गया होगा। अब d का मान अगर पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो मूला का प्रकृति याद कर लो, वास्तविक और असमान होगा। सूत्र ये याद रखना है, श्रीधर आचार्य का ये सूत्र है, द्विघाती सूत्र विधि से ये हल हुआ है। तुमको तुम्हारा द्विघाती सूत्र विधि से अगले वीडियो में भी तुम्हारा क्वेश्चन आया था, समझ गया ना, वहाँ भी मैंने इस विधि से हल किया था। इसको हम लोग द्विघाती सूत्र विधि कहते हैं। तो यहाँ पर b का मान क्या रख दिया गया, -6 चल रहा है, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √12 का गुणनखंड मैंने दिखा दिया है, 2 दूना 4 तिया 12, 1 2 बाहर आ जाएगा, √3, 2 कॉमन ले लोगे। ठीक है ना, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 2 तिया 6, 2 कॉमन √3 और बटे चल रहा है तुम्हारा 4। a का मान 2 है, 2a का मान 2 दूना 4 होगा।
तो 2 से कटेगा 2 दूना 4, प्लस लेकर लेते हुए मैंने अल्फा निकाला है, और -3 -√3 लेते हुए बटा 2 चलेगा दोनों के नीचे, ठीक है ना। ये बीटा निकाल दिया है, ये तुम्हारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो तुमने क्या देखा कि हम लोगों के पास मूलों की प्रकृति, मेन है मूलों का प्रकृति, मूल निकालने तक शायद क्वेश्चन जो है नहीं जाएगा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हमको पता है कि चूँकि मूल निकालने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में चला जाता है। तो लॉन्ग टाइप में अगर इसको जगह मिल जाए 5 अंकों में तो ये जा सकता है मूल निकालने तक। नहीं तो मेरा जो मानना है, या तो विविक्त कर ज्ञात करो या तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। अगर मूल पूछ देता है तो समझ जाओ तुमको ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ज़्यादा मेहनत में कम अंक आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन तुमको दिखाते हैं। देखो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करो। देखो, द्विघात समीकरण में का प्रिंसिपल वेरिएबल तुम्हारा x है, और सेकेंडरी x के अतिरिक्त अगर कोई भी वेरिएबल आ रहा है सेकेंडरी वेरिएबल समझो। मैंने बता दिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में भी मैंने बोला है, चूँकि वो थ्योरी है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। मैंने बताया है प्रिंसिपल वेरिएबल के अतिरिक्त अगर सेकेंडरी वेरिएबल आता है तो सेकेंडरी वेरिएबल का ही मान पूछा जाता है। और बोलने के लिए सीखो कि सेकेंडरी वेरिएबल का मान कहाँ से आता है, शर्त से, और शर्त दिया रहता है। अब ये बताओ, इतना आसान है कि सेकेंडरी वेरिएबल का मान पूछा है और शर्त है कि उसके दोनों मूल समान है। तो दोनों मूल समान है तो शर्त कब बना, जब d बराबर 0 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। दोनों मूल समान कब होते हैं, जब d बराबर 0 होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा कि हियर a बराबर तुम्हारा 2 है, और b बराबर तुम्हारा k है, और एंड c बराबर तुम्हारा 3 है। अब चूँकि क्या दिया गया है, समीकरण निकाय के दोनों मूल समान हैं। दोनों मूल क्या है तुम्हारा, समान है। समान बराबर एक ही चीज़ होता है। तो रिजल्ट तुम ले लोगे कि d बराबर 0 का, और d का मान 0 तो सूत्र डाउन में अप्लाई होगा, b² - 4ac बराबर 0। अब b का मान तुम रखोगे, b का मान क्या चल रहा है, k का होल स्क्वायर 4 गुना a का मान 2, c का मान 3, 2 गुना 3 होगा बराबर 0। अब यहाँ पर k² - 4 गुना 8 या 24 बराबर 0 होगा, और इस 24 राइट जाएगा तो k बराबर 24 और स्क्वायर जाएगा तो रूट 24 होगा, है ना। अब यहाँ पर √24 का वर्गमूल जो निकलेगा, इसलिए k बराबर क्या लिखना है, √24 अगर निकल रहा है तो ±2√6, 2 दूना 4 दूना 8 या 24 होता है। 2 को 2 बदला 1 तो 2 बाहर आएगा, और 1 और 2 और 3 रूट के अंदर रह जाएगा, तो 2 या 6 रह जाएगा, तो +-2√6 हुआ ये। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या ये माइनस होगा कि नहीं। तो देखो, माइनस होने से अगर यहाँ स्क्वायर होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस बन जाएगा। मतलब ये देखना है तुमको कि कहीं द्विघात समीकरण का अस्तित्व खतरे में नहीं न है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्या माइनस मान रखने से द्विघात समीकरण का अस्तित्व, अगर अस्तित्व खत्म हो रहा है तब समझना है कि वो मान नहीं रखना है, बाकी मान रखना है। तो ये मान तुम्हारा k का मान निकल गया +-2√6। चलो अगला क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि द्विघात समीकरण में अगर कोई ब्रैकेट देखे तो उसको क्या करना है, ब्रैकेट से फ्री करना है, ब्रैकेट खोलना है। तो इसको गुना करो, kx गुना x क्या हो जाएगा, kx² होगा, और -2 से गुना करोगे 2kx होगा, +6 बराबर 0। कंडीशन लगाओ, चूँकि समीकरण निकाय के दोनों मूल बराबर हैं, समीकरण निकाय के दोनों मूल समान हैं। तो दोनों मूल समान होने का शर्त कब बना था, इसलिए d बराबर 0, d का सूत्र क्या होगा, b² - 4ac बराबर 0। b का मान क्या चल रहा है, -2k। तो देखो यहाँ -2k का होल स्क्वायर
-4 गुना ए का मान k और c का मान 6, k गुना 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4k स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 6 चौके 24k बराबर 0। अगर हम कॉमन ले लेते हैं 4k तो बच रहा है तुम्हारा k माइनस यहाँ कितना बचेगा 6 बराबर 0। तो इफ में अगर हम 4k पहला पार्ट है गुणनखंड का 4k, तो 4k बराबर 0 देते हैं तो 0/4 0 आएगा। और अगेन इफ में तुम्हारा मान अगर दूसरा k क्या चल रहा है k माइनस 6 बराबर 0, इसलिए k बराबर -6 + 6 होगा। अब ये चेक करना है कि k का मान कोई ऐसा तो नहीं निकल आया है कि मेरा द्विघात समीकरण का अस्तित्व तो नहीं खतरे में पड़ रहा है। अब k का मान 0, अब यहाँ पर द्विघात समीकरण तुम्हारा क्लियर यहाँ आया है। अब जैसे ही k का मान 0 रखोगे 0 गुना x स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो 0 गुना x स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो जब द्विघात ही 0 हो गया तो तुमको पता होगा कि वहाँ पर वो मान संभव नहीं होगा। तो ये मान तुम्हारा असंभव हो गया। अब दूसरा चीज़ फिर हम यहाँ समझा देते हैं। यहाँ k जो है किसका मान है, a का मान है। तो तुमको पता होगा कि द्विघात समीकरण में a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस कंडीशन में k इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, k का मान 0 नहीं हो सकता है, अतः मैंने इसको असंभव लिखा है। तो संभव मान तुम्हारा हो गया k का मान 6। हम आंसर शो करेंगे अतः k = 6। अब ऐसा नहीं कहा कान मूंद करके k बराबर 0 भी निकला, k बराबर 6 भी निकला, चलो सब चलता है, ऐसा सब नहीं होता है। ध्यान रखो क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में संभावनाओं पर बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होता, ये एक्यूरेट आंसर को खोजता है। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई पहले पढ़ा, चौड़ाई पर डिपेंडेंट करा दिया इसको। तो बताओ माना क्या जाएगा, चौड़ाई को x है ना। तो माना कि सॉल्व हम बहुत दूर तक बता देते हैं कि माना कि तुम्हारा जो है क्या है, लंबाई चौड़ाई पर डिपेंडेंट है ना। माना कि आम की बगिया का मतलब यहाँ बगीचा से लिया गया है। बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है मीटर, इसलिए लंबाई बराबर क्या है तुम्हारा, लंबाई चौड़ाई की दुगुनी तो 2x मीटर। अब लंबाई चौड़ाई तुम्हारे पास है, तो बताओ क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल तुम अपना क्षेत्रफल दिए गए क्षेत्रफल से कंपेयर कर लोगे। तो बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तुम्हारा क्षेत्रफल 2x × x हो रहा है और बराबर तुम्हारा क्षेत्रफल 800 से कंपेयर हो रहा है, बराबर 800। इसको तुम हल कर सकते हो, ये तुम्हारा 2x² बराबर 800, 2 से कैंसिल करो 400, स्क्वायर जाएगा तो रूट होगा, x बराबर 400 का रूट और वर्गमूल तुम्हारा x बराबर 20 आएगा। बहुत छात्र कहते हैं सर प्लस माइनस, मैंने कहा होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन तुमको पता है कि x क्या है, चौड़ाई है। तो दूरी जो मापा जाता है लंबाई चौड़ाई में, तो क्या वो नेगेटिव भी कभी होता है, क्या नहीं होता है ये सब चीज़। इसलिए -20 हम वर्गमूल में ही कहा क्यों लिखें। हाँ संख्या रहता है ना, संख्या को तुम प्लस माइनस में वर्गमूल निकालो, जहाँ ये समझ में नहीं आएगा कि चलो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों अगर संभव है तब वहाँ पर निकालो तुम, ठीक है। अब x का मान 20 हो गया, 20 मीटर, ये चौड़ाई और लंबाई निकल जाएगा 2x, 2 गुना 20 है ना। आंसर शो कर सकते हो। अतः आम की बगिया की लंबाई हम पहले लिख लेते हैं आंसर में, ठीक है ना। लंबाई बराबर 2x, 2 गुना 20 कर लो, 20 गुना 40 मीटर तुम लिखोगे, और चौड़ाई जो है वो तुम्हारा 20 मीटर, x का मान निकल रहा है 20 मीटर, ये तुम्हारा संभव है। प्रश्न कह रहा है, देखो दो चीज़ें हैं, लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करना है और एक कंडीशन और है, पहले ही क्वेश्चन में बोला था क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो इसका जवाब हम देंगे हाँ, यह स्थिति संभव है, ठीक है। हम आंसर लिखते हैं हाँ,
यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है। अब सवाल उठता है, इस तरह के क्वेश्चन में कभी ये बोल देता है क्या यह स्थिति संभव है, बनाना संभव है इस ढंग का, तो इसका मतलब है कि उसको भी शंका है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। नहीं कब होगा, जब तुम्हारा द्विघात समीकरण, जब तुम मिडिल टर्म को तोड़ोगे, विभक्त करोगे, तो विभाजित ही नहीं कर पाओगे। तब तुम क्या करोगे, देखना पड़ेगा तुमको। अगर विभक्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हार्ड फैक्टर में जा रहा है। हार्ड फैक्टर को क्या करते हैं, मूल को पहले विवेचक निकालते हैं और मूलों की प्रकृति देख लेते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसका कोई वास्तविक मूल तो नहीं निकल रहा है। ऐसा कंडीशन में आ जाएगा तो फिर वह विभक्त नहीं होगा तुमसे। इसीलिए ऐसे सब सवाल में कभी कभी स्थिति को बताता है कि क्या स्थिति संभव है या नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या निम्न स्थिति संभव है। फिर वही क्वेश्चन, लगता है कि इसको भी संभावना है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देख लेते हैं। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, दोनों मित्र के आयु का योग, योग का सिस्टम बस समझ में आ गया होगा। अभी मैं बहुत बात बोला कि योग को खर्च करो, एक मित्र के आयु x, दूसरे का योग माइनस x। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। इसके हल को हम लिखेंगे, माना कि एक मित्र का वर्तमान आयु, आयु में वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसलिए क्योंकि यहाँ योग से निकल रहा है, इसलिए दूसरे मित्र का वर्तमान आयु बराबर 20 माइनस x होल वर्ष। अब प्रश्न से, अब सेकेंड केस में तुम्हारा जिससे समीकरण प्राप्त होने का कंडीशन बन रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अब देखो 4 वर्ष पूर्व, इसमें 4 साल घटाओ, x माइनस 4, और इसमें भी 4 वर्ष पूर्व। ऑटोमेटिक होता है, उम्र जो होता है पिता का घटेगा, पुत्र का घटेगा, एक व्यक्ति का घटेगा, दूसरे व्यक्ति का घटेगा। तो यहाँ पर भी दोनों की उम्र में 4 साल माइनस कर दो, 20 माइनस x माइनस 4, तो दोनों का गुणनफल गुणा के फॉर्म में आ गया, बराबर 48 था, 48। अब इसको हल करने के लिए देखो, x माइनस 4 इंटू ये तुम्हारा 20 में 4 घटेगा, 16 माइनस x होगा, बराबर 48। अब ये बताओ, मैंने बताया था कि एक एलिमेंट से अगर समान आ जाता है तो सर्व समीका से गुना करने में मज़ा आता है। तो बताओ, इसमें हम माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस 1 आगे में लिख दिए। x माइनस 4 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, x आगे प्लस बनकर माइनस 16 पीछे बन करके बराबर 48। सब बात मैंने कैलकुलेशन पहले बताया, -1 राइट में जाएगा, बटे में -1 होगा, -48 लिखा जाएगा। पहला पद बराबर है समान पद का स्क्वायर, और असमान पद दोनों माइनस से दोनों जुट गया, 16 4 20, समान पद से गुना, x से गुना हो जाएगा, और समान पदों का गुणनफल 16 चौके 64, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, बराबर ये -48। अब लेफ्ट आ रहा है, बताओ x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, और इधर से आ रहा है प्लस 48 बराबर 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12, 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, c का चिन्ह प्लस है और बंटवारा तुम्हारा 20 का करना है, तो मध्य पद से छोटा पद, नियम बताएं, c का चिन्ह प्लस है, बंटवारा क्या होगा, मध्य पद से छोटा, तो 20 का 20 से छोटा तुम 2 पद लो, है ना। तो 2 पद कैसे लोगे, तो आधा मैंने बोला, 20 का आधा 10, 10 10 है, 10 गुना 10 100 होता है। लेकिन ये AC जो है 1 गुना 112 112 चल रहा है, तो बोला ऐसा नहीं, संभव ही नहीं हो पा रहा है, मतलब मध्य पद का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो मैंने बोला कि और दिमाग लगाओ, कितनों दिमाग लगाएगा, इसके मध्य पद का बंटवारा नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या बताया रूल, कि इसका तुम ऐसा करो, विवेचक निकाल करके मूलों की प्रकृति तो देखो कि क्या ये इसका मूलों का प्रकृति ही तो कहीं खतरे में नहीं चल रहा है ना। तो मैंने बताया d निकाल लो, तो बताओ चूँकि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4s। अब b का मान क्या है तुम्हारा -20, तो -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 है और c का मान 112 है, तो 20 गुना 20 400 हो जाएगा, चिन्ह तो माइनस माइनस प्लस ही होगा, और यहाँ -4 से गुना करोगे तो ये 448 होगा,
और 448 में 400 घटा -48, यही तो समझ में आया कि चूँकि d इज लेस देन 0, माइनस में निकल रहा है ना, तो 0 से ये छोटा है। तो बताओ आता है समीकरण निकाय के, अतः समीकरण निकाय के कोई वास्तविक मूल, समीकरण निकाय के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब ये समझ में आ गया कि समीकरण निकाय का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। हम लिखेंगे आता है प्रदत्त स्थिति, जो स्थिति हिसाब का है ना, अतः प्रदत्त स्थिति संभव नहीं है। संभव क्या लिखोगे? नहीं, यहाँ लिखोगे प्रदत्त स्थिति संभव नहीं है। इसीलिए तो उसने बताया था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, व्हाट, क्वेश्चन मार्क दिया गया था। उसको भी लग रहा था हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलो अगला जो क्वेश्चन होगा तुम्हारा, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सरसाइज 4.4 का। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? फिर वही क्वेश्चन मार्क। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्थिति ऐसा है ना। यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, देख लेते हैं, संभव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो परिमाप 80, परिमाप क्या है? 80, एक पार्क बनाना है। तो मान लेते हैं कि पार्क अगर बनाया गया, तो अगर पार्क अगर आयताकार है थोड़ा देर के लिए, या वर्गाकार है, कुछ भी ऐसा होगा, तो अगर यहाँ पर इसकी भुजाओं को परिमाप से, परिमाप का मतलब क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो बताओ अगर हम लंबाई को x मान लें, तो बताओ परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई x जोड़ चौड़ाई को छोड़ रहे हैं, चौड़ाई हम लिख देते हैं। तो बराबर कितना है तुम्हारा? 80। तो 2 से कटेगा ये तुम्हारा 20, 40 हो जाएगा। और प्लस x क्या हो जाएगा? राइट जा करके -x होगा, है ना। तो ये चौड़ाई का जो मान निकल गया 40 - x निकल जाएगा। ठीक है, तो परिमाप का क्या करना है? क्योंकि परिमाप क्या बताता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो बताओ 2 कटेगा तो 40 बचेगा। तो लेफ्ट में क्या बचा? लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर परिमाप का आधा। जान लो परिमाप का आधा क्या हो जाएगा? लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप का आधा कर लो, 80 का आधा 40। तो लंबाई चौड़ाई योग के रूप में 40 हुआ। अब योग में तुम बताओ, एक मान अगर x है लंबाई, तो योग -x होगा, 40 -x होगा। ये चीज़ समझना है तुमको। चलो इसको सॉल्व में अब हम लिख सकते हैं कि माना कि क्या है, एक पार्क न है, माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, इसलिए चौड़ाई बराबर क्या बताया गया? चौड़ाई परिमाप का आधा 40 और दोनों का योग 40 हुआ, तो एक x हुआ, तो दूसरा चौड़ाई क्या हो जाएगा? 40 - x मीटर। और इस परिमाप को मैंने खर्च कर दिया। अब तुम्हारा मान है क्षेत्रफल है, इसलिए प्रश्न से डैश, अब क्षेत्रफल से समीकरण प्राप्त करो। लंबाई गुना चौड़ाई, x इंटू 40 - x बराबर क्षेत्रफल मेरा 400 से कंपेयर हो रहा है। मैंने भी क्षेत्रफल निकाला है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसको तुम आराम से गुना करो, ये तुम्हारा 40x होगा -x² होगा, और 400 को भी लेफ्ट ले आओ, नहीं भी ला सकते, अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो -x² आगे रखना है, प्लस 40x बीच में रखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो c के मान को 400 को लेफ्ट -400 बराबर 0। फर्स्ट एलिमेंट माइनस है तो -1 कॉमन ले लो, चिन्ह बदलो, x² -40x प्लस 400 बराबर 0। और जो कॉमन आता है राइट में 0 होता है, तो 0 बटे जा करके 0 बन जाता है। तो यहाँ पर बचा तुम्हारा x² -40x प्लस 400 बराबर 0। डिवाइड करो, x² -c का चिन्ह प्लस है, बंटवारा छोटा पद लेकर के करना है, चिन्ह एक जातीय रखना है। तो छोटा पद 20 20 40, 20 गुना 20 400 पूरा हो रहा है, -20x
प्लस 400 बराबर 0 होगा। कॉमन ले लो, x माइनस 20 होगा, माइनस 20 कॉमन लो, x माइनस 20 होगा बराबर 0 होगा। वेक्टर फॉर्म तुम्हारा प्राप्त हो रहा है, x माइनस 20 फिर कॉमन ले लो और बच रहा है दूसरा पार्ट x माइनस 20 बच रहा है। चलो ठीक है, तो इफ में दोनों पार्ट को x माइनस 20 बराबर 0 और अगेन इफ में भी तुम्हारा वही चल रहा है, क्या चल रहा है, x माइनस 20 बराबर 0। तो बताओ, दोनों समान मूल दे रहा है, x बराबर 20 और यहाँ भी x बराबर 20। इसका मतलब ये हुआ कि 20 जो है तुम्हारा पार्क की लंबाई हुआ। तो चौड़ाई क्या होगा, 40 माइनस 20, 20 ही निकला। मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या निकल गया, बराबर। स्थिति संभव हुआ कि नहीं ये बताओ, पार्क को बनाना संभव हुआ कि नहीं हुआ, है ना। लेकिन वह पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लंबाई भी वही 20 और चौड़ाई भी वही 20, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पर पार्क लिखना है जी, पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और तथा चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर निकला, है ना। अतः इसलिए लिखोगे, इसलिए प्रदत्त स्थिति संभव है। ठीक है। अगर कभी ये पूछ दिया जाए कि पार्क तो बना कैसा बना, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि लंबाई चौड़ाई बराबर है, इसलिए ये आयताकार पार्क नहीं बना है बल्कि वर्गाकार पार्क है। समझ गया। अब ये बात समझ में पहले से आ जाता कि वर्गाकार पार्क है, कहीं कुछ बोला नहीं है, तो फिर वहाँ पर हम पहले एक भुजा को ही क्या मान लेते हैं, x, और एक्स स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल क्या होता है वर्गाकार का, एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर 400 होता, एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर रूट 400 और भुजा का मान 20 निकल जाता। लेकिन उस समय तक हम लोगों को कहीं पता नहीं चल रहा था कि यह पार्क क्या है, वर्गाकार है, क्योंकि बाद में पूछा भी कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, तो यहाँ पर सेंस नहीं पहले से रखना है कि ये वर्गाकार है, बाद में पता चला वर्गाकार है, पहले हम आयताकार ही समझ रहे थे। ठीक है। चलो, ये तुम्हारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। तो एक कंडीशन तुमको हम लास्ट में बता देते हैं कि मूलों की प्रकृति जो होगा, तो सिर्फ वास्तविक अगर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सिर्फ वास्तविक, तो वहाँ अप्लाई कर देना d इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इस कंडीशन में मूल सिर्फ वास्तविक, समान और असमान कहेगा तो फिर कंडीशन बदल जाएगा, लेकिन सिर्फ वास्तविक कहेगा तो इस कंडीशन को अप्लाई करके तुम अज्ञात चर का मान, सेकेंडरी वेरिएबल का मान तुम ज्ञात कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलो, अगर यह वीडियो आपको पसंद हुआ है, ठीक है, तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को भी शेयर करें और बीच बीच में कमेंट करो, क्योंकि इसके पहले मैंने एक सवाल अगले वीडियो में क्या किया था, जानबूझ करके x प्लस 2 और बराबर 0 कंपेयर में x बराबर 2 लिख दिया। कोई भी बच्चा कोई यहाँ पर कमेंट भी नहीं लिखा तो सर प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2 होना चाहिए, ये सब गलत बात। कमेंट करो, कमेंट करना चाहिए, पता चलेगा कि तुम क्या समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ठीक है। तो अपने मित्रों को भी शेयर करके कमेंट करने के लिए सीखो, समझ गया ना। और अगर कोई नए छात्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।